पुल, राज्य की प्रोसेसिंग यूनिट को भी चमकाने की मांग की। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेशी दौरे पर निवेश लाने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं अखिलेश ने इस पर तंज कसा है। जनवरी 2023 में योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। विदेशी दौरे पर योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी हैं इन दिनों। विदेशी दौरे पर गए अधिकारियों की फोटोज पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, यह तंज कसते हुए लिखा है अखिलेश यादव ने। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता, अखिलेश यादव ने कहा। यूपी के विकास वाली छवि अखिलेश यादव को पसंद नहीं, बीजेपी ने पलटवार करते हुए यह बात कही। तो सवाल वही, यूपी में आ रहा है निवेश, तो आखिर टेंशन में क्यों अखिलेश? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काज, विपक्ष को क्यों ऐतराज? शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में आ रहा निवेश, टेंशन में क्यों अखिलेश? विकास से बदलेगा प्रदेश, अखिलेश को लगे कागजी निवेश। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब से एक विशेष एरा हिंदुस्तान में आया है। बम्पर निवेश उत्तर प्रदेश, विपक्ष को क्यों कलेश? उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था। आज उत्तर प्रदेश की जो छवि बदली हुई है, ये बदली हुई छवि अखिलेश यादव जी को रास नहीं आ रही और इसीलिए अखिलेश यादव जी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का खास, विपक्ष को क्यों ऐतराज? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो विदेश भेजने के, वहां से जो काम लाने का पूरा जो प्रयास है, वो जरूर किसी अपनी निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको रोजगार देने का ये एक कदम है। तो एक तरफ सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेशी दौरे पर है और उत्तर प्रदेश के लिए बम्पर निवेश लाने की कवायद चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल यही है कि अगर यूपी में आ रहा है बम्पर निवेश, तो आखिर क्यों टेंशन में है विपक्ष? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, साजन सिंह बसपा के नेता हमारे साथ हैं और शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों की बात 30-30 सेकंड में सुन लेते हैं। शुरुआत आनंद दुबे आपसे करते हैं। आनंद दुबे जी, एक बड़ा इन्वेस्टर समिट 2023 में होने जा रहा है और उसकी तैयारियां अभी से तेज हैं। मंत्री अधिकारी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष इस पर तंज कस के इसको कागजी बता रहा है। कह रहा है कि कागज पर मोमबत्ती बना देने से उजाला नहीं होता। 30 सेकंड। देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया इन नकारात्मक लोगों पर। योगी आदित्यनाथ जी उस दिए की तरह हैं जो उत्तर प्रदेश में उजाला कर रहे हैं। दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरों से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर को बदलने के लिए सतत प्रयासरत हैं और अखिलेश यादव जी समेत जितनी भी नकारात्मक शक्तियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश को तबाह बर्बाद करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की छवि को दुनिया में बिगाड़ने का काम किया, ऐसी तमाम शक्तियों को जनता बारंबार नकारेगी। ठीक है आनंद जी, 30 सेकंड पूरे, फिर से लौटेंगे आपके पास। 30 सेकंड पूरे। रुक कपिल श्रीवास्तव जी का करते हैं। कपिल जी, अगर एमओयू साइन हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट बड़ा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को कागजी और मजाकिया क्या दिख रहा है? आस्था जी, सबसे पहली बात यह है कि कोई किसी चीज की मंशा की कसौटी होती है उसका इतिहास, और इतिहास इनका ब्लैक पेपर है। और ब्लैंक पेपर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले ही इन्वेस्टर सबमिट किया था इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का, उसके बाद 80,000 करोड़ का, उसके बाद 60,000 करोड़ का, 600 करोड़ की एमयू सिग्नेचर करने के बाद इन्होंने 100 करोड़ रुपए का भी ये इन्वेस्टमेंट लेकर के भारत में, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ पाए, ना लगा पाए।
तो ये इनकी नकारात्मकता की चीजों को प्रदर्शित करता है कि एक एजेंडा ये चलाते हैं कि ये बड़ा विकास परक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये विकास की जगह विनाश करते हैं। 30 सेकंड पूरे, फिर से आएंगे आपके पास। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ, कांग्रेस नेता। अभिमन्यु जी, आपका क्या विचार है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले, इकोनॉमी भी बूस्ट हो, और उसके लिए अधिकारी और मंत्री अलग अलग देशों में जा रहे हैं। अब विपक्षी दल उनके फोटोज, उनके ट्वीट्स को कोट करके उन पर तंज कस रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। 30 सेकंड, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है? देश में और प्रदेश में जितना विदेशी निवेश आए उतना अच्छा है, प्रदेश की तरक्की होगी। और फिलहाल जो डबल इंजन की सरकार है उसमें तरक्की तो होती हुई दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के जो बंद पड़े उद्योग हैं अभी वही नहीं चालू हो पा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्योग बंद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, ये आंकड़ा है। कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, चाहे कैंची उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, पीतल उद्योग हो, लकड़ी फर्नीचर उद्योग हो, टूल पे सब बंद पड़े हुए हैं। उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विदेश का जो उद्योग है ये महज एडवर्टाइजमेंट के सहारे ना चले। ठीक है, ठीक है। साजन सिंह जी, नेता बसपा हमारे बीच में। साजन सिंह जी, बसपा का क्या स्टैंड है इस पर? 30 सेकंड। किसी भी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना गलत बात नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन ये हवाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रचारित नहीं होना चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि भाजपा जो भी कार्य कर रही है, योगी महाराज जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रचारित करने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। 23 फरवरी 2018 को कहा था बहन जी ने, ये पब्लिक वेस्टेज ऑफ मनी है, जो तमाशा आप कर रहे हो बड़े बड़े स्टेज पे रंग रंगेनियां दिखा करके आप इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हो। आपने फ्रेंड आपने डिफेंस एक्सपो किया था, आपने पहले इन्वेस्टर समिट किया था, अभी फिर करने जा रहे हैं, फिर किया आपने। इन्वेस्टमेंट आया क्या? और इन्वेस्टमेंट जो मानवीय मूल्य है जमीनी स्तर तक कितना परिलक्षित होता है? ठीक है साजन जी, ये सवाल भाजपा से पूछेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आया और भविष्य के लिए जो इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है उसका रोड मैप कैसे है और ये रास्ता कैसे तय होगा। रुक करते हैं शरद कोहली जी का, अर्थशास्त्री है। शरद कोहली जी, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आए और उसके लिए सरकार के मंत्री और अधिकारी इस वक्त अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, कई देशों के साथ एमओयूज भी साइन हुए हैं। जो तस्वीरें उनके सामने आ रही हैं, कभी रॉकेट लॉन्चर के साथ, कभी मीटिंग्स, कभी एमएनसीज के ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी और मंत्री दिख रहे हैं, उनके पहनावे को लेकर तमाम तरह के तंज और मजाक जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या वाकई इस इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब कुछ जरूरी है, या ये केवल मजाक जिसे विपक्ष बनाकर प्रस्तुत कर रहा है कि पूर्व में भी हुआ, कुछ मिला नहीं, इस बार आगे क्या मिलेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट किसी भी राज्य में आना एक पूरी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टर आया और सीधा उठा के उसने वहां पर 2 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर सीधा लगा दिया। उससे पहले वो लोग पूरा समझते हैं। 3 चीजें कोई भी निवेशक देखेगा राज्य में: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता जिसको हम कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कानून व्यवस्था कहते हैं, और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में जो आसानी है। ये 3 चीजें अगर किसी भी, और एक बहुत बड़ी मार्केट जो कि यूपी के पास है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जी, अगर ये 3-4 चीजें किसी भी निवेशक को मिल जाती है, वो क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर उसके साथ राज्य सरकार हाथ से हाथ मिला के चल रही है और उसको पूरा सपोर्ट दे रही है, तो कोई कारण नहीं है नहीं आने का। ये मेरा ओपनिंग रिमार्क है जी। ठीक है, आगे और विस्तार से कई पहलू आपसे समझेंगे और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल कपिल श्रीवास्तव जी, जैसा जिक्र किया अभी अर्थशास्त्री शरद जी ने कि 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले भी बहुमत वाली सरकारें रही हैं इस प्रदेश के अंदर, सपा भी बहुमत के साथ रह चुकी है, बसपा भी बहुमत के साथ आ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या ये माहौल पहले यूपी में नहीं था? आप कह रहे हैं कि पूर्व में भी समिट हुआ, कुछ हुआ नहीं। सपा की सरकार थी तो आपकी क्या उपलब्धियां रही इस क्षेत्र में? देखिए, हमारी उपलब्धियां तो जग जाहिर हैं और नोएडा के अंदर तमाम परियोजना, चाहे सैमसंग की हो, लावा की हो, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लें, चाहे वो पराग हो, अमूल हो, और या ज्ञान डेयरी का हो, तो यानी डेयरी उत्पाद में हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की कोशिश की। साथ ही मेदांता हॉस्पिटल हो, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, ये सारी चीजें लेकर के आए। आप सजनवा, गोरखपुर पिछड़े हुए जगह पर, जहां सजनवा के अंदर आपने देखा होगा कि जो है बिरला ने वहां पर अपने प्लांट लगाए हैं, रिफाइनरी लगाई, तो तमाम चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, वर्तमान समय में जो स्थिति है, आप अपनी एमएसएमई कंपनियां बता नहीं पा रहे हैं,
आप उनको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस समय कोविड काल चला, आपने ना उनकी ईएमआई को आगे बढ़वाया, ना उनकी आप बिजली को के दामों में कोई छूट दी, और इस तरीके से तमाम कंपनियों में से मिला के 2 लाख कंपनियां एमएसएमई बंद हो गई। जो बंद हो रही हैं उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, और जो अभी आई नहीं है उसके लिए आप इन्वेस्टर सबमिट करा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, और आपका इतिहास इतना काला रहा है कि जो सामने चीजें हैं वो मैंने आपसे कहीं 6 साल कम नहीं होते किसी जवाब आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, इस बात का जवाब कि ये 3 चीज होने चाहिए, लेकिन ये चीज तीनों ही उपलब्ध नहीं है। ठीक है आनंद दुबे जी, इस बात का जवाब कि जो अपने एमएसएमई इकाई हैं वो बंद हो रही हैं, और पहले भी जो समिट हुए उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया? जी देखिए, अभी मैं इनको सुन रहा था, इन्होंने बहुत सारी फर्जी बातें भी कह दी। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी को यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था। अखिलेश यादव जी को इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करना पड़ा, और मैं इनको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं इनको बहुत बगल में ले जाऊंगा। ये बाराबंकी एक जगह है लखनऊ से बगल में, कपिल जी जाके अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहां ब्रिटानिया की फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है, जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हम लेके आए थे, आप नहीं लेके आए थे। संडीला है बगल में, वहां चले जाइए। बर्जर से लेकर वरुण बेवरेज से लेकर जितनी भी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने निवेश को लगातार वहां बढ़ा दिया है। इसके अलावा 18 कंपनियां, ऑस्टिन प्लाईवुड से लेकर एचएफएल से लेकर जितनी कंपनियां, इन्होंने वहां पर नया निवेश लगाया, और जिससे 2000 करोड़ रुपए का सिर्फ संडीला में निवेश आया। 23,000 करोड़ का निवेश सिर्फ और सिर्फ नोएडा में आया है। जो कंपनियों के नाम भी गिना दूं मैं आपको, सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट लगी, आइकिया लगी, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके बाद एडवर्ब एनर्जी है, यूप्लिक्स है, मदरसन है, तमाम है। और पूरा उत्तर प्रदेश में अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो डिबेट का बहुत समय जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अभी तो इनकी छाती पर सिर्फ इसलिए मूंग दल रहे हैं, इसलिए इनको दर्द हो रहा है क्योंकि अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल जब विदेश गए तो वहां से 20,000 करोड़ का अब तक ही निवेश आ चुका है। मात्र इतने समय में ही एमओयू साइन हुआ और 20,000 करोड़ के निवेश का मसौदा तैयार हो गया है। अभी तो योगी आदित्यनाथ जी की दावोस यात्रा भी बाकी है। वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दावोस जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और तब आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ता है। इनके नेता तो एसी कमरे में बैठने से उनको फुर्सत नहीं थी, अपराध का उद्योग बढ़ाने से उनको फुर्सत नहीं थी, गुंडे माफियाओं की हवेलियां बनवाने से उनको फुर्सत नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश में निवेश क्या लाएंगे, जनता के भाग्य को क्या सुधारेंगे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, रॉकेट लॉन्चर जो है वो सरकार के अधिकारियों ने पकड़ा, लेकिन ऐसा लगा कि फायर आप लोगों पर हो गया। नहीं, फायर हम लोगों पे नहीं हुआ है। हाँ। ये बैक फायर करने वाले लोग हैं। आप देखिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे 220 जगहों पर गए विदेश में, और मेक इन इंडिया का शेयर औंधे मुंह गिर गया। आखिर देश का नुकसान किसने किया? इनके लोगों ने किया। जो ओला उबर को ऑटो सेक्टर में मंदी के लिए कारण बताते हो, जो महंगा प्याज होने पे कहते हो कि खाना छोड़ दीजिए, जो लोग कहते हो कि चीनी खाना छोड़ देना चाहिए, करेला उगाइए, तो आप सोचिए कि इनकी सोच कहां है। इनकी सोच विकास परक है ही नहीं, वरना जीडीपी माइनस में कैसे चली जाती। आज बांग्लादेश में चीन से भागे हुए सारे विदेश के उद्योग चले गए। बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो हमसे ज्यादा प्लस में है, उनका टका हमसे ज्यादा मजबूत हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन गिरते जाते हैं, और हमारी वित्त मंत्री जाकर के अमेरिका में कहती हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। आप इस बात को सोचें कि ठीक है, आनंद दुबे इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। व्यर्थ की बातें करते हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, गजल और शायरी सुना रहे हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा, बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। अब आनंद दुबे उसका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं रुक करूंगी अभिमन्यु त्यागी जी का। मुझे नहीं पता कि कपिल श्रीवास्तव जी कहां अखबार पढ़ते हैं और कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कपिल जी पढ़ लीजिए, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे क्रिसिल हो, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जीडीपी जब सारी दुनिया की जीडीपी भी डूबती रहेगी तब भी सबसे अव्वल रहेगी। इसको पढ़िए कम से कम। और छोड़ दीजिए, हमारे ही शासनकाल में ब्रिटेन को पछाड़कर हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और आज बातें करना बंद कर दें। हो रही है क्योंकि डिफेंस सेक्टर अगर आपके पास है तो आप शो ऑफ कीजिए। बढ़ रहा है, डिफेंस सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में आपके समय में उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए कट्टे और रिवॉल्वर बनवाते हैं। हमारे समय 250 लोग शहीद हो जाते हैं। शर्म और हया नाम का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग उत्तर प्रदेश को लूट कर अपने खजाने
भरते थे। कपिल श्रीवास्तव जी, डिबेट को भटकाइए मत, डिबेट को भटकाइए मत। इन्वेस्टमेंट समिट पर डिबेट हो रही है, इन्वेस्टमेंट समिट पर डिबेट हो रही है, दूसरे विषय आप लेकर आ रहे हैं, उस पर भी जवाब मिल रहा है, लेकिन आप बोलने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, अलग से काउंटर करने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन ठीक है आनंद दुबे, 10 सेकंड में खत्म करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपकी सियासी जमीन पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ठीक है अभिमन्यु त्यागी जी, यहां पर बहुत बड़ा दावा सरकार की तरफ से किया गया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो दावोस तक जा रहे हैं। सरकार के जितने भी मंत्री और अधिकारी हैं अभी वो दौरे पर हैं, लेकिन 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। और आप सोचिए कि जब तक वापस आएंगे, फरवरी आएगी, बहुत बड़ी तैयारी का दावा यहां यूपी सरकार कर रही है। आस्था जी, मैंने जैसा पहले कहा, मैं फिर कहता हूं कि देश और विदेश से जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तर प्रदेश के लिए उसका स्वागत है, तरक्की होगी प्रदेश की। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के जो कुटीर उद्योग है, जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग है, कानपुर आगरा का चमड़ा उद्योग है, मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, भदोही का कालीन उद्योग है, आप ओडीओपी के बारे में जवाब चाह रहे हैं? वो सब चौपट हो गए। इसी तरह से इंडस्ट्री चौपट है, उन इंडस्ट्रियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप ओडीओपीज पर जवाब चाह रहे हैं। आनंद दुबे जी, ओडीओपीज पर जवाब चाह रही है कांग्रेस पार्टी। अलग अलग शहरों का जो मशहूर है, उनका कहना है कि उसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं, एमएसएमईज हैं, वो चौपट हो गई हैं। ये भी सवाल है शुगर इंडस्ट्री के लिए, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, गन्ने का पेमेंट, हाँ, चुनाव में भी मुद्दा उठा था। आनंद दुबे जी, ओडीओपी को किसने शुरू किया? ओडीओपी को कौन सी सरकार लेके आई? हमारी सरकार लेके आई। हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केटिंग करने का काम किया। आपको याद होगा कि अभी प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा में गए थे तो उन्होंने जितने भी विदेशी मेहमानों से मुलाकात की, उनको उत्तर प्रदेश से निर्मित चीजों को देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के ओडीओपी जो हमने स्कीम चलाई है, उसके तहत जो है लगातार उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन लोगों को ये चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों पर टीन का चश्मा लगा रखा है। और जो उत्तर प्रदेश की बर्बादी का सपना सिर्फ दिन रात सजोए रहते हैं, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह तबाह बर्बाद हो, ताकि हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। ठीक है, शरद कोहली जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं कुछ तथ्य ठीक करना चाह रहा था। अभी हमारे राजनीतिक साथी ने बांग्लादेश की बात करी थी। बांग्लादेश केवल और केवल टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है, और अब बांग्लादेश की भी हालत खराब है। उनको शायद ये जानकारी नहीं है, मैं उनके तथ्य ठीक करना चाहता हूँ। दूसरी, उन्होंने बात करी थी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। इसको सैद्धांतिक रूप से समझना होगा, क्योंकि रुपया बाकी करेंसीज के खिलाफ मजबूत है, सिर्फ डॉलर की स्ट्रेंथ, वो भी कपिल जी एक बार बात सुन लीजिए। इकोनॉमिस्ट है शरद कोहली जी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो फैक्ट्स बता रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। कपिल जी, मेरे बीच में कपिल जी, मैं तो पूछ रहा हूं, वो किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं आते। कपिल जी, वो किसी राजनीतिक विचारधारा से, कम से कम अर्थशास्त्री की तो बात सुन लीजिए। आप लोग आपस में पार्टी वाइज डिबेट करते हैं, एक दूसरे के फैक्ट्स को काटते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री की बात तो सुन लीजिए। कपिल जी, गलत बात है। कपिल जी, आनंद दुबे, आप दोनों शांत होइए, बात पूरी कीजिए। कोहली जी, मैं तो तथ्य ठीक कर रहा हूं, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का आज पूरे राज्यों की अगर हम रैंकिंग करें जीएसडीपी की, तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। परंतु अगर पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से रैंकिंग करें, तो 28वें नंबर पर आता है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने की अभी जरूरत को दिखाता है, पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। आप कैजुअली कोई भी बात नहीं, आप दर्शकों को गुमराह नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि एक्सपर्ट के नाते आया हूं, तो मैं सिर्फ तथ्यों को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो जरूरी बात इसमें याद रखने वाली है, कि पिछले 2.5 से भी 3 साल अब हो चले हैं, पूरे के पूरे विश्व ने बहुत कठिन परिस्थिति देखी है। उसमें एमएसएमईज, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के एमएसएमईज पे फर्क पड़ा है। छोटे मोटे व्यापार, बड़े से बड़े विकसित देशों में भी उनकी हालत खराब हुई है। इतनी हालत खराब हुई है कि आज विकसित देशों में रिसेशन आ चुका है, जबकि भारत में रिसेशन नहीं है। मुझे लगता है हमें जो चीज अच्छी है हमारे देश की, और अगर आज हमारा देश एक चमकता सितारा है, तो है, इसको स्वीकार करने में हमें क्या एतराज होना चाहिए? हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मतलब जब पूरा विश्व फाइनेंशियली किसी कठिन स्थिति में होता है, हर बार हमने देखा है कि भारत की स्थिति उससे कहीं बेहतर होती है। दिक्कतें यहां पर भी आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी संभल भी जाती हैं, ये अर्थशास्त्री मानते हैं। अभिमन्यु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले साजन सिंह जी, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले साजन जी। ऐसा है ना आस्था जी,
मोटी सी बात करना चाहता हूँ कि शरद कोहली जो अर्थशास्त्री जी बैठे उन्होंने कुछ पैरामीटर्स फाउंड करवाए थे। किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कैसे आता, कोई पॉकेट में पैसे लेकर के नहीं आता है, कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। तो क्या वो कंडीसिव एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए है? नहीं। विदेश में घूमने के पहले आपको अपने घर की स्थिति ठीक करनी चाहिए कि आप में बिलीफ होगा, इन्वेस्टमेंट को विश्वास हो आप पे। 2007 में बहन जी ने जब सत्ता में आई थी तो निवेश मित्र का स्थापना उन्होंने किया था पहली बार। उसके फलस्वरूप 2011 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को रेगुलेट किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाने की, पर्यावरण देने की जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा। जो सरकार नहीं कर रही है इस पे हमें आपत्ति है। अच्छा। हवा हवाई प्रचारित अपने आप को ज्यादा कर रही है, इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। हमारी आपत्ति इस बात के लिए, ठीक है, हमारी ठीक है, आपत्ति ठीक है। इस बात पे नहीं आपका ये कहना है कि जब अफसर बसपा से की करें, सरकार थी इन्वेस्टमेंट तो बनाने की। निवेश के लिए अनुकूल माहौल बसपा ने ज्यादा बनाया था, भाजपा ने नहीं बनाया था। इस पर जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी जी की भी बात सुन लेते हैं, फिर कलेक्टिव रूप से जवाब आनंद दुबे से लेंगे। बोलिए अभिमन्यु जी। जो इंडस्ट्री चलती है वो पीएनजी गैस पर चलती है, बिजली पर चलती है और डीजल जनरेटर पर चलती है। तीनों ही सबसे ज्यादा महंगे, दुनिया में महंगे देशों में सबसे ज्यादा महंगा यहाँ मिलता है गैस और ये बिजली। इसके अलावा जो जीएसटी जिस तरह से लगाई जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। कल पुर्जे भी जो वो खरीदेगा, कच्चा माल भी जो खरीदेंगे, उसमें भी बहुत बड़े उन्हें रकम देनी पड़ेगी जीएसटी टैक्स पर। ऐसे ही उसमें इन पे बचेगा क्या इंडस्ट्री? भाई बहुत बड़ा सवाल है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कहां से कर रहे हैं? ये कहां से बात कर रहे हैं? कच्चा माल कहां से लेकर आएंगे? ये कह रहे हैं कि जो हमारी यहाँ की खुद की इंडस्ट्री है वही नहीं चल पा रही। सस्ती पीएनजी कैसे मिलेगी? पूरे उत्तर प्रदेश का जो व्यापारी है वो बैनर लगा कर घूम रहा है, विरोध कर रहा है हर जिले पर कि आप पीएनजी से मत चलवाइए इंडस्ट्री को, लेकिन इन सरकार को सुध ही नहीं ले रही। कोई प्लान नहीं है इन लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। ठीक है, अब इसका जवाब आनंद दुबे से लेते हैं। आनंद दुबे जी, बसपा का कहना है कि अनुकूल वातावरण सिर्फ बसपा की सरकार में बना। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि एमएसएमईज पहले ही ठप पड़े हैं, उनको चलाने के लिए पीएनजी की जरूरत पड़ती है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं। कलेक्टिव रूप से इसका जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को महसूस किया कि लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उनसे बेहतर है। और यही वजह है कि फिर उन्होंने हमें चुन के भेजा सरकार के लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता तो निश्चित रूप से जिस तरह समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में बैठी है, हम विपक्ष में बैठे होते। जनता ने तो हमारे काम पे मुहर लगाने का काम किया है, एक चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि मेक इन इंडिया का शेर औंधे मुंह गिर गया। इनको पता नहीं है, बिना पढ़े लिखे कपीस जी बिना होमवर्क किए मुझे लग रहा है आज बैठ गए हैं। 2014 और 15 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो था 1941 करोड़ रुपए, मात्र 1941 करोड़। 2021-22 में जो ये है बढ़कर 11,607 करोड़ रुपया हुआ, यानी 6 गुना ज्यादा उछाल आई है। और लगातार हम डिफेंस सेक्टर में, पहले हम हथियार खरीदते थे, आज हम हथियार अपने देश में बना रहे हैं, इस डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। और ये छोड़ दीजिए, ये तो जितनी लंबित परियोजनाएं छोड़ के गए थे, इनको पता नहीं होगा 334 सिंचाई की परियोजनाएं, सुन लीजिए ना, 334 सिंचाई की परियोजनाओं को हमने पूरा किया है। आप छोड़ के चले गए थे बंडई बांध, अर्जुन सागर, बाण सागर, जितनी परियोजनाएं हमने पूरी की। अरे साहब, आप तो पुल का उद्घाटन कर देते थे और उसके लिए बजट स्वीकृत नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जितना बर्बाद किया है, उतना किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश को छलने का, बर्बाद करने का और ठगने का काम नहीं किया। कपीश जी शांत हो जाइए। आप आपको पॉइंट रखना चाह रहे हैं, आप अलग से वक्त दे दूंगी। आनंद दुबे जी 10 सेकंड में पूरी कीजिए बात, उसके बाद कपीश श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी का काम है, हम तो जो बात करते हैं तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ करते हैं, और यह सत्य साबित हो चुका है। जनता ने बारंबार 2014 से लेकर अब तक हर बार हम पर मुहर लगाकर इस बात को प्रमाणित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी की तरफ से पूरे फैक्ट्स रखे जा रहे हैं आंकड़ों के साथ, और सबसे बड़ा जवाब यही है कि वही फैक्ट्स, आंकड़े उन्होंने जनता में रखे। जितने चुनाव हुए उन सब में जनता ने उन पर मुहर लगा दी। बताइए। मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं, ये आंकड़ों की बाजीगरी है, उस पर प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं। किसी भी सरकार को आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके काम पर मुहर लगाई गई हो और किसी एक विशेष काम पर मुहर लगाई गई हो।
मैं दूसरी चीज पूछता हूं कि इनकी इससे पहले उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की भी सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, उसके बाद 15 साल वो क्यों चले गए? क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था? अटल बिहारी सरकार ने क्या अच्छा काम नहीं किया था कि 10 साल के लिए आपकी विदाई चली गई? तो मान लीजिए फिर अटल जी ने अच्छा काम नहीं किया था, फिर मान लीजिए कि राजनाथ सिंह जी ने और कल्याण सिंह जी ने अच्छा काम नहीं किया था। तो अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं अर्थशास्त्री साहब की बातों से जाना चाहता हूं। मैं सर आपसे यह जानना चाहता हूं, आप तो अर्थशास्त्री हैं, जब देश के अंदर 2 लाख कंपनियां एसएमई की बंद हो गई, 20,000 एनआरआईज कंपनियां बाहर चली गई, विदेश चली गई अपना निवेश लेकर के, मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, जब जनता के पास पावर नहीं है हाथ में और मांग बढ़ नहीं रही है, तो आप प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? और जो पहले से कंपनियां हो रही हैं आप संभाल नहीं पा रहे, वो दिन प्रतिदिन बंद हो रही हैं। जो कंपनियां लगी हुई हैं वो 50% का प्रोडक्शन कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए, वो तो 100% खुद ही नहीं कर रही। आप कारपोरेट टैक्स में 30% की छूट देते हैं नई कंपनियों के लिए, लेकिन पुरानी कंपनियों को आप कोई मदद नहीं करते और वो बंद होकर चली जाती हैं। नई कंपनी ला के करिएगा क्या? कारपोरेट टैक्स घटा के कीजिएगा क्या? जब तक की डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर डिमांड नहीं बनेगी तो आप पैदाइश किन चीज की करेंगे और सप्लाई किसकी करेंगे? शरद कोहली, जवाब इन बातों का। इसलिए आज कपिश जी जवाब सुन लीजिए। कपिश जी जवाब सुन लीजिए। पेट के दर्द की दवा दे रहे हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। मेरे पर प्रश्न किया है तो जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, हम मांग को कैसे मापदंड करते हैं? जो जीएसटी, क्योंकि हर चीज पे जीएसटी लगता है, जब जीएसटी की मंथली कलेक्शन आती है, इस समय 1,40,000 1,50,000 करोड़ के बीच में कई महीनों से लगातार बनी हुई है। ये बताता है कि मांग में कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने जब कोविड आया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन करके, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। कोहली जी ने बिल्कुल शांत होकर आपकी पूरी बात सुनी है। कपिल जी, ये गलत बात है, आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देना चाहते। बताइए मुझे कैसे? शरद जी ने पूरी पेशेंस के साथ आपकी पूरी बात सुनी और मैंने आपको कम से कम 50 सेकंड दिए जिसमें विस्तार से आपने अपने सवालों को रखा है। बात सुन लीजिए। आप विश्व का दूसरा अमीर बन रहा है तो क्या? कपिल जी जवाब सुन लीजिए। मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहती, आप जवाब सुन लीजिए। आपको अलग से समय दिया गया। बोलिए शरद कोहली जी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज को बांटा है, और आज सरकार के इस कदम की उस समय बहुत लोग आलोचना कर रहे थे। आज अगर भारत की महंगाई की दर अमेरिका और यूरोप से कम है, इसीलिए है क्योंकि हमने धड़ल्ले से लोगों को नोट नहीं बांटे, उन देशों ने नोट बांटे, आज वो उसका बहुत भारी खामियाजा भुगत रहे हैं। और जहां तक मेक इन इंडिया की बात है, मैं उस पर भी छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि आज एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, वो भी भारत में, आज एप्पल का आईफोन 14 आज भारत में बनने जा रहा है, और दर्जनों के हिसाब से कंपनी है जो इस समय भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। और मैं एक जरूरी बात एक आम नागरिक के हाथे जरूर कहना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो जी, कि हम विपक्ष जो है हर चीज को अगर नकारात्मक दृष्टि से देखेगा, मुझे लगता है विपक्ष को एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, सकारात्मक भूमिका प्ले करनी चाहिए। अगर आप हर चीज की बुराई करेंगे तो लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। मैं एक आम नागरिक के हाथे कह रहा हूं, हर चीज की बुराई। ठीक है, और बहुत अच्छी बात आपने शरद कोहली जी कही है, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते, किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं आते, आपने पूरी तरह बात इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होकर कही है। और वो ये कि किसी भी देश की तरक्की में अगर इन्वेस्टमेंट और सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट को ला करके एक बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है, तो ऐसे में विपक्ष को एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। जहां सवाल उठाने चाहिए सवाल वहीं उठे, उन्हीं बातों को लेकर उठे, लेकिन हर चीज के लिए नकारात्मक नजरिया पेश करना, एक भय का माहौल पेश करना और ये दिखाने की कोशिश करना कि हर चीज बर्बादी की ओर ले जा रही है, ये भी रवैया ठीक नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2023 में यूपी में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है फरवरी के महीने में, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है, वो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा का। और इसके लिए सरकार से जुड़े मंत्री और अधिकारी अलग अलग देशों के दौरों पे हैं इन दिनों, वहां से वो लगातार अपडेट्स कर रहे हैं और 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयूज अभी तक साइन किए जा चुके हैं। इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए सरकार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तो बूस्ट करना चाहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बूम भी लाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों का आरोप है कि ये सब कुछ कागज की हवाबाजी है, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।
आप देख रहे हैं